हेलो क्लास। तो हम लोग बात कर रहे थे एडवांटेज के बारे में। जो फीवर बाथिंग होती है उसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं, ठीक है। तो जिसमें मैंने सबसे पहले बताया था सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव, ठीक है। जो ये रहता है वो कैसा रहता है, सिंपल होगा, ठीक है। और ज़्यादा जो इसके इक्विपमेंट रहते हैं ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहते हैं। केवल नॉर्मली जो बाथ टब है, वाटर है, थर्मामीटर्स है, टॉवल्स, इनकी सबकी रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। तो जो प्रोसीजर रहेगा वो क्या रहेगा, इसका जो कह सकते हैं इसका एक्सपेंस रहेगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। सेकंड बात करते हैं ड्रग फ्री की। ड्रग फ्री सपोर्टिव थेरेपी की, तो एक ऐसी थी नॉन फार्माकोलॉजिकल कह सकते हैं, ड्रग फ्री सपोर्टिव थेरेपी होती है। मेनली इसमें क्या रहता है, किसी प्रकार की मेडिसिन्स का यूज नहीं किया जाता है। केवल क्या फिजिकल कूलिंग के बारे में, फिजिकल कूलिंग के थ्रू ही हम बॉडी के टेम्परेचर को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ठीक है। कोई एंटीपायरेटिक या एंटीबायोटिक मेडिसिन्स का यूज़ नहीं किया जाता है। थर्ड, रैपिड रिडक्शन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। और बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे रैपिडली रिड्यूस होता है। कारण क्या है, क्योंकि वाटर के कांटेक्ट में जैसे ही बॉडी आएगी वहाँ पे हीट जो लॉस होगी वो कंडक्शन, कन्वेक्शन, इवोपरेशन के थ्रू वहाँ पे रिमूव होती है। क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर हाई रहता है और वहाँ पे जो वाटर लिया जाता है वो कैसा रहता है, कोल्ड वाटर रहता है। तो कोल्ड वाटर होने के कारण वहाँ पे टेम्परेचर जो होगा वो रैपिडली रिड्यूस होता है, ठीक है। इसके अलावा इम्प्रूव्स पेशेंट कंफर्ट। वहाँ पे पेशेंट जो होगा वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा, रिलीफ प्रोवाइड फील करेगा। क्योंकि हाई फीवर होता है, जब हाई फीवर के दौरान क्या होगा वहाँ पे जो हेडेक जैसी कंडीशंस है, वार्म बॉडी, वीकनेस हो गई, इरिटेबिलिटी जैसी कंडीशंस वहाँ पे डेवलप होने लगती हैं, ठीक है। तो जब हम थेरेपी देंगे तो उसके कारण क्या होगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस होगा। जब बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो हेडेक, रेस्टलेसनेस, बॉडी वार्मथ और वीकनेस, ये सारी कंडीशंस वहाँ पे रिड्यूस हो जाती हैं। और वहाँ पे जो पेशेंट होगा और रिलैक्स फील करेगा, कंफर्टेबल फील करेगा, ठीक है। क्योंकि जब बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस होता है तो जो नर्वस सिस्टम हो गया और जो हमारी मसल्स होती हैं उन पे स्ट्रेस वहाँ पे कम पड़ता है, इसके कारण से वहाँ पे। नेक्स्ट है रिड्यूसेस कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रोलॉन्ग्ड फीवर। तो क्योंकि कंटिन्यूस वहाँ पे फीवर हो रहा है तो हाई फीवर से क्या होता है, वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो जाती हैं। मिली हाई फीवर से वहाँ पे डिहाइड्रेशन जैसी, मेटाबॉलिक स्ट्रेस हो गया, एक्सेसिव ऑक्सीजन कंजप्शन, कार्डियक वर्कलोड, ये सारी चीज़ें वहाँ पे इंक्रीज हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर हम वहाँ पे फीवर बाथिंग देते हैं तो ये क्या होगा, उससे वहाँ पे जो फिजियोलॉजिकल चेंजेज हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और जब उनको हम रिड्यूस करेंगे बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस होने के कारण, तो वहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशंस होंगी वो भी रिड्यूस हो जाएंगी और वहाँ पे जो वाइटल आर्गन रहेंगे वो कह सकते हैं उनके फंक्शंस अच्छे होंगे और वहाँ पे रिकवरी फास्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट है कैन कंबाइंड विद मेडिकल ट्रीटमेंट। तो मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ भी क्या कहते हैं, वहाँ पे इनको कंबाइंड किया जाता है। मतलब वहाँ पे हम एंटीबायोटिक या एंटीपायरेटिक हो गई, एंटीवायरल ड्रग्स हो गई, इनको देने के साथ साथ में हम फीवर बाथिंग को एज ए सपोर्टिव थेरेपी के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या रहता है, इससे क्या होगा, यहाँ पे डिजीज़ का ट्रीटमेंट भी होगा और साथ में क्या होगा वहाँ पे एडजेंस थेरेपी भी देंगे, ठीक है। तो कंबाइंड ट्रीटमेंट से फीवर क्या होगा, जल्दी कंट्रोल होगा और वहाँ पे जो पेशेंट की रिकवरी होगी वो फास्ट होगी। तो ये एडवांटेज थे। अब हम बात करने वाले हैं डिसएडवांटेज के बारे में। डिसएडवांटेज क्या होते हैं, कह सकते हैं ऐसी लिमिटेशंस हो गई जिनके कारण क्या हो, जो फीवर बाथिंग होगा वो पेशेंट या फिर कह सकते हैं वहाँ पे या फिर ऐसे पेशेंट जिनको प्रॉपर वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, वहाँ पे अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे, मेडिकल असेसमेंट का यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती है उनको। तो कौन कौन से डिसएडवांटेज हैं, तो सबसे बात पहले डज नॉट ट्रीट प्रॉपर। तो सबसे पहले इसमें डज नॉट ट्रीट विद अंडरलाइंग काजिंग ऑफ फीवर। तो फीवर बाथिंग केवल फीवर को ट्रीट नहीं करता, बल्कि ये क्या करता है, जो अंडरलाइंग काज होंगे, उनके जो मेन काज होंगे जिस कारण से फीवर हुआ है उसका वहाँ पे ट्रीटमेंट करने के साथ साथ ओवरऑल बॉडी का ट्रीटमेंट वहाँ पे किया जाता है, ठीक है।
ऐसा नहीं जो सिम्टम्स अपीयर हुए हैं केवल उन्हीं को वहाँ पे ट्रीट करें, ठीक है। तो यहाँ पे मेन काज का कह सकते हैं ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। मान लिया किसी के फीवर है, ठीक है, कोई भी कारण हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है या फिर वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, टाइफाइड हो गया, मलेरिया, निमोनिया, किसी भी वजह से अगर वहाँ पे फीवर होता है तो क्या होगा, जो बाथिंग अगर हम दे देंगे फीवर बाथिंग, ये केवल क्या करेगी, बॉडी के टेम्परेचर को ही रिड्यूस करेगी, ठीक है। वहाँ पे जो इन्फेक्शन से होने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है, जो इन्फेक्शन काज किए हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन पे कोई कह सकते हैं इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जो डिजीज़ होगी, डिजीज़ के अनुसार वहाँ पे क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट वहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। तो उस समय क्या करेंगे हम, जो फीवर बाथिंग होगा एज ए सपोर्टिव थेरेपी उसको हम दे सकते हैं। काजेटिव तो थेरेपी कह सकते हैं नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या करेंगे हम, एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं। तो ये एक इसका कह सकते हैं ड्रॉबैक्स कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है रिक्वायर्स कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। तो ट्रीटमेंट के दौरान वहाँ पे जो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होती है उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है, क्योंकि बाथिंग के टाइम वहाँ पे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होंगे उनको लगातार वहाँ पे मॉनिटर करना रहेगा कि जो बॉडी का टेम्परेचर है, बॉडी की पल्स रेट है, रेस्पिरेटरी रेट हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, स्किन का कलर हो गया, कॉन्शियसनेस हो गई, ये सारी चीज़ें जितने भी वाइटल साइंस होंगे उनको क्या होता है वहाँ पे चेक करते रहेंगे, ठीक है। अगर किसी भी वाइटल साइन में कोई भी वहाँ चेंजेज होते हैं तो हम वहाँ पे ट्रीटमेंट को तुरंत क्या करेंगे, रोक देंगे, ठीक है। क्योंकि कंटिन्यूस अगर वहाँ पे हम मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो वहाँ पे हाइपोटेंशन या फिर हाइपोथर्मिया जैसी कंडीशंस वहाँ पे डेवलप हो सकती है। तो इस कारण से वहाँ पे क्या करेंगे, हम कंटिन्यू उसको मॉनिटर करते रहेंगे। नेक्स्ट है मे काजेज डिस्कम्फर्ट। तो कुछ पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जिनको क्या होगा, फीवर बाथिंग अगर दे रहे हैं उस दौरान वहाँ पे डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्योंकि जो कूलिंग होगा, कूलिंग के टाइम वहाँ पे पेशेंट को कोल्ड सेंसेशन हो सकता है, चिल्स हो गया, माइल्ड स्यूरिंग की कंडीशन हो सकती है, रेस्टलेसनेस हो सकता है, या फिर एंजाइटी जैसी कंडीशंस वहाँ पे डेवलप हो सकती हैं, ठीक है। तो मेनली वहाँ पे क्या करेंगे, जैसे बहुत सारे मेनली इसमें जो ये सारी कंडीशंस डेवलप की होने की बात करें तो जो चाइल्ड्स रहते हैं, ठीक है, चाइल्ड्स हो गए या फिर जो एल्डरली पेशेंट होते हैं, ओल्ड एज पेशेंट जो कैसे कह सकते हैं वो हो गए, या फिर ऐसे पेशेंट जिनमें क्या हो, उनसे सेंसिटिविटी हो कोल्ड वाटर से, तो उन पेशेंट में अगर हम ये थेरेपी दे रहे हैं फीवर बाथिंग तो उनको वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। क्योंकि इसमें होता क्या है, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो अचानक वहाँ पे चेंज होता है, ठीक है, क्योंकि कोल्ड वाटर है, एकदम से रैपिडली वहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ठीक है, जिससे क्या होगा वहाँ पे टेम्परेली प्रॉब्लम्स हो सकती है। नेक्स्ट है एक्सेसिव कूलिंग कैन इंड्यूसेस शिवरिंग विच में इंक्रीजेज मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन। तो अगर वहाँ पे कूलिंग बहुत ज़्यादा देर के लिए कर दी जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे पेशेंट को शिवरिंग प्रॉब्लम होगी, कौन कह सकते हैं उसको, वहाँ पे कपकपी शुरू हो जाएगी और वहाँ पे उसकी जो मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो शिवरिंग होता है ये क्या है, बॉडी का एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है। तो अगर उसमें जब बॉडी को क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा वहाँ पे कोल्ड वाटर मिलेगा, बहुत ज़्यादा देर तक वो कोल्ड वाटर अप्लाई करेंगे, तब क्या जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो रैपिडली क्या होंगी, बार बार वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगी। जब रैपिडली वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगी तो उससे क्या होगा, जो मसल्स की एक्टिविटी वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, और जो मसल्स की एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो उसके कारण क्या होगा, वहाँ पे जो हमारी मेटाबॉलिक रेट होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगी तो कंजप्शन, ऑक्सीजन का जो कंजप्शन होगा वो भी क्या होगा, वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीजन का कंजप्शन इंक्रीज हो जाएगा, हीट का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, और वहाँ पे जो फीवर होगा वो रिड्यूस होने के बजाय क्या होगा, वहाँ पे कूलिंग का इफ़ेक्ट वहाँ पे कम कर देगा, ठीक है। तो यही कारण होता है कि जो फीवर बाथिंग होगा, फीवर बाथिंग में वहाँ पे कंट्रोल्ड कूलिंग देते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा वहाँ पे कोल्ड वाटर अप्लाई कर देंगे
तो क्या होगा वहाँ पे उसको प्रॉब्लम्स हो क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि एक्सेसिव अगर कूलिंग हुई तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे सीवरिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अगर सीवरिंग हुई तो उसकी मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाएगी, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगी तो क्या होगा, वहाँ पे हीट का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो ट्रीटमेंट होगा उसका इफ़ेक्ट वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, प्रॉपर वहाँ पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये थे इसके डिसएडवांटेज जो कि काज हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिकॉशंस की। अगर मान लिया वहाँ पे हम थेरेपी दे रहे हैं तो थेरेपी के दौरान वहाँ पे कौन कौन से हम प्रिकॉशंस रखेंगे, ठीक है। क्या क्या चीज़ें वहाँ पे, प्रिकॉशंस का मतलब हो गया सेफ्टी, ठीक है, जिसको हम वहाँ पे फीवर बाथिंग के दौरान उनको हम फॉलो करेंगे, ठीक है। जिससे क्या हो, वहाँ पे जो ट्रीटमेंट रहे वो सेफ़ रहे, इफेक्टिव रहे, और वहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशंस होंगी, कॉम्प्लिकेशंस भी कोई क्रिएट ना हो, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस फ्री रहे, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब सबसे पहले यूज़ द करेक्ट वाटर टेम्परेचर। तो हमेशा क्या करेंगे, जो वाटर का टेम्परेचर लेंगे वो करेक्ट यूज करेंगे। करेक्ट का मतलब जो वाटर का टेम्परेचर होगा, पेशेंट की एज कितनी है, उसका क्लिनिकल कंडीशंस कैसी है, और फीवर्स कितना, उसके फीवर की कंडीशन है, फीवर की सीवियरिटी कितना सीवियर है, ठीक है। उसके अनुसार क्या करेंगे, वहाँ पे उसका टेम्परेचर यूज करेंगे, ठीक है। उसी के अनुसार चूज करेंगे टेम्परेचर कि हाँ बॉडी का जो वाटर का टेम्परेचर होगा। क्योंकि मैंने इसमें बताया भी था 3 तरह का बाथ हम इसमें देते हैं। टैपिड बाथ हो गया, कूल बाथ हो गया, और कोल्ड बाथ हो गया, जिसको हम ब्रांड बाथ के भी नाम से जानते हैं। तो टैपिड बाथ में क्या रहता है, जो टेम्परेचर हो गया वो 32 से 35 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, ठीक है। तो जैसे चाइल्ड है या फिर जो ओल्ड एज पेशेंट हैं या फिर जिसके कोल्ड वाटर से सेंसिटिविटी है, उसके अंदर क्या करेंगे, हम वहाँ पे टैपिड बाथ का यूज कर सकते हैं, ठीक। अब कोल्ड बाथ हुए, कोल्ड बाथ जिसके मान लिया माइल्ड फीवर की मॉडरेट फीवर की कंडीशन है, तो मॉडरेट फीवर में वहाँ पे हम 27 से 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो कि हम कूल बाथ में लेते हैं उसको वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना टेम्परेचर हम कोल्ड बाथ में ले सकते हैं, तो यहाँ पे भी ज़्यादा सेंसिटिविटी नहीं रहेगी। नेक्स्ट है कोल्ड बाथ, जिसमें मैंने बताया जिसको ब्रांड बाथ कहते हैं। तो ब्रांड बाथ यहाँ पे जो टेम्परेचर लिया जाता है वो 18 से 20 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है, ठीक है। तो ये मेनली टेम्परेचर कब लेते हैं, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में, जब आप उसके हाइपर पायरेक्सिया की कंडीशन होगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में वहाँ पे टेम्परेचर हम क्या करेंगे, कम टेम्परेचर लेते हैं, लो टेम्परेचर लेंगे, ठीक है। 18 टू 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो अगर वहाँ पे पेशेंट के सेंसिटिविटी है तो वहाँ पे कम टेम्परेचर लेंगे, या फिर पेशेंट ओल्ड एज पेशेंट है या फिर कह सकते हैं चाइल्ड पेशेंट है तो उस कंडीशन में वहाँ पे लो। तो इसीलिए टेम्परेचर हमेशा कैसा लेना चाहिए, पेशेंट की एज या फिर क्लिनिकल कंडीशन हो गया, फीवर की सेंसिटिविटी कितनी, सीवियरिटी कितनी है, तो उसके अनुसार वहाँ पे टेम्परेचर हम लेंगे, ठीक है। अगर वहाँ पे टेम्परेचर हमने गलत टेम्परेचर लिया, ठीक है, पता लगे ओल्ड एज पेशेंट है, वहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा कोल्ड वाटर अप्लाई कर दिया, या फिर पेशेंट वहाँ पे सेंसिटिव है कोल्ड वाटर से, उसके हमने टेम्परेचर लो टेम्परेचर यूज कर लिया, तब क्या होगा, उसके सीवरिंग की कंडीशन डेवलप होगी और वहाँ पे हाइपोथर्मिया जैसी कंडीशन भी डेवलप हो सकती है, शॉक लग सकता है पेशेंट को, ठीक है। तो इस चीज़ का वहाँ पे हम प्रिकॉशंस रखेंगे। सेकेंड है अवॉइड आइस कोल्ड वाटर अनलेस स्पेसिफिकली इंडिकेटेड। तो अगर जब तक कोई वहाँ पे मेडिकल इंडिकेशंस ना हो तब तक हम वहाँ पे आइस कोल्ड वाटर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा कोल्ड वाटर वहाँ पे स्किन की ब्लड वेसल्स को वहाँ पे रैपिडली वेसो कंस्ट्रक्शन वहाँ पे काज करेगा, जिससे क्या होगा, वहाँ पे पेशेंट के सीवियर सीवरिंग की कंडीशन होगी और वहाँ पे उसकी मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगी मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन का कंजप्शन इंक्रीज हो जाएगा और पेशेंट वहाँ पे डिस्कम्फर्ट फील कर सकता है, ठीक है। तो केवल सीवियर हाइपर पायरेक्सिया की कंडीशन होगी तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम वहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। हाइपर पायरेक्सिया की कंडीशन में ही हम क्या कोल्ड वाटर बाथ देंगे, वो भी इमरजेंसी डॉक्टर की प्रेजेंस में वहाँ पे हम देते हैं, ठीक है। कारण क्या रहता है, कंट्रोल्ड कूलिंग से वहाँ पे पेशेंट ज़्यादा
सेंसिटिव रहेगा वहाँ पे, और वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं अगर दे देंगी तो। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है मॉनिटर वाइटल साइंस एंड थर्मो रेगुलेटर्स। तो नेक्स्ट है मॉनिटर वाइटल साइंस थ्रू आउट द प्रोसीजर। तो जैसे पहले भी बात कर चुके हैं, पूरी प्रोसीजर के दौरान हम उसके वाइटल साइंस को मॉनिटर करते रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे जितने भी वाइटल साइंस हों, चाहे उसका बॉडी टेम्परेचर हो, पल्स रेट हो, रेस्पिरेटरी रेट हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, स्किन का कलर हो गया और उसका कॉन्शियसनेस, तो ये सारे पैरामीटर्स अगर हम चेक करते रहेंगे, अगर कोई भी पैरामीटर्स में कोई भी प्रॉब्लम्स होती है या फिर चेंजेज होते हैं तो तुरंत ही क्या करेंगे, वहाँ हम प्रोसीजर को रोक सकते हैं। ठीक है। जिससे क्या होगा, वहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशंस होगा, कॉम्प्लिकेशंस के चांसेज वहाँ पे कम हो जाएंगे और पेशेंट वहाँ पे सेफ्टी रहेगा। नेक्स्ट है स्टॉप द बाथ इफ़ द पेशेंट डेवलप सीवियर शिवरिंग, डिजीनेस, साइनोसिस, हाइपोटेंशन और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो अगर हम उसको बाथ दे रहे हैं, बाथ के दौरान कोई भी पेशेंट में, अगर पेशेंट में वहाँ पे सीवियरिटी हो रही, सीवियर शिवरिंग की कंडीशन डेवलप हो रही है, या बहुत ज़्यादा डिजीनेस हो रहा है, साइनोसिस की कंडीशन डेवलप होने लगी है, ठीक है, या फिर हाइपोटेंशन हो गया, उसका ब्लड प्रेशर वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही लो हो गया है, या फिर कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन हुई, तो सभी कंडीशंस में हम तुरंत क्या करेंगे, बाथ को पहले रोक देंगे। ठीक है। क्योंकि मेनली होता क्या है, सीवियर जब शिवरिंग होगी तो वहाँ पे बॉडी वहाँ पे एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस करने लगती है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे हीट का प्रोडक्शन इंक्रीज करती है। ठीक है। डिजीनेस में वहाँ पे जो ब्लड प्रेशर होता है रिड्यूस हो जाएगा और वहाँ पे उसको डिजीनेस की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। साइनोसिस में वहाँ पे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी, क्योंकि कोल्ड वाटर यूज कर रहे हैं। तो कोल्ड वाटर से क्या होता है, वहाँ पे उसको ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है और वहाँ पे स्किन या फिर जो उसकी लिप्स हैं वो क्या होंगे, येलोइश कलर के, सॉरी ब्लूइश कलर के होने लगते हैं। ठीक है। इसके अलावा हार्ट में लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, और अगर लो ब्लड प्रेशर हुआ तो वहाँ पे सर्कुलेटरी कोलैप्स का रिस्क बढ़ जाएगा। ठीक है। या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गई, वहाँ पे उसको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होने लगी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है, वहाँ पे सांस लेने में परेशानी होने लगी है, तो वहाँ पे मेडिकल अटेंशंस की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ठीक है। तो हम उसमें क्या करेंगे, बात को रोक करके वहाँ पे पेशेंट को ड्राई करेंगे, क्योंकि कोल्ड वाटर यूज़ कर रहे हैं, बॉडी टेम्परेचर और गिरेगा, तो क्या करेंगे, बात को पहले रोक देंगे, पेशेंट को ड्राई करेंगे, और ड्राई करने के बाद उसको हम ब्लैंकेट या किसी चीज़ से कवर कर देंगे, जिससे वहाँ पे वो वार्म रहे पेशेंट, और डॉक्टर को वहाँ पे इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर ये जितने भी साइंस बताए इनमें से कोई भी साइन वहाँ पे हम हुआ और उसको हमने वहाँ पे नोटिस नहीं किया, तो उस कंडीशन में उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है इंश्योर एडिक्यूट हाइड्रेशन। तो प्रोसीजर के दौरान क्या करेंगे, जो पेशेंट रहेगा उसको एडिक्यूट वहाँ पे हाइड्रेट रखेंगे, जिससे क्या हो, वहाँ पे जो पेशेंट हो वो उसका फ्लूइड का लॉस ना हो, क्योंकि हाई फीवर में होता क्या है, वहाँ पे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। जब स्वेटिंग ज़्यादा होगी तो उसके कारण क्या होगा, जो उसका वाटर है या फिर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसका लॉस हो जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाएगी और वहाँ पे स्वेटिंग हो ज़्यादा होने के कारण, तो ट्रीटमेंट से पहले क्या करेंगे, वहाँ पे पेशेंट को वाटर, ORS दे सकते हैं, या फिर क्लियर फ्लूइड होता है दे सकते हैं। ठीक है। तो अगर पेशेंट को हार्ट फेलियर या फिर किडनी डिजीज़ है तो उस कंडीशन में भी क्या करेंगे, वहाँ पे जो फ्लूइड हम देंगे पेशेंट को तो उसको डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार देंगे। ठीक है। वहाँ पे क्योंकि मेनली क्या होता है, एडिक्यूट अगर उसको हम हाइड्रेट कर देंगे, उससे क्या होगा, पेशेंट को डिहाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप नहीं होगी, और डिहाइड्रेशन नहीं होगा, इलेक्ट्रोलाइट उसके इम्बैलेंस नहीं होंगे, और वहाँ पे हाइपोटेंशन की कंडीशन डेवलप नहीं होगी। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट ऑफ द अंडरलाइंग इलनेस अलोंगसाइड हाइड्रोथेरेपी। तो मेनली जो हाइड्रोथेरेपी हो गया, हाइड्रोथेरेपी के साथ साथ में क्या करेंगे, जो डिजीज़ का मेन कारण है, जिसके कारण वहाँ पे डिजीज़ हुई है, उसको भी ट्रीट करना वहाँ पे हम जारी रखेंगे। क्योंकि फीवर बाथिंग से केवल क्या होगा, मैंने बताया था, बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस होता है,
मान लिया कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन है, या मलेरिया है, टाइफाइड है, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, तो वहाँ पे केवल फीवर बाथिंग देने से वहाँ पे उसका कह सकते हैं उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। उसका फीवर तो चला जाएगा, लेकिन मेन कारण जो है जिसके कारण फीवर हुआ है वो नहीं फीवर जाएगा। ठीक है, तो मान लिया किसी के बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो क्या करेंगे, वहाँ पे फीवर बाथिंग देंगे, साथ साथ में उसको हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। ऐसे ही मान लिया कोई वायरल इन्फेक्शन है तो वायरल इन्फेक्शन में उसको हम मेडिकल ट्रीटमेंट वैसे ही देंगे। मलेरिया है, टाइफाइड है, जैसी डिजीज़ है उसके अनुसार वहाँ पे स्पेसिफिक ट्रीटमेंट उसका जारी रखेंगे। ठीक है, बाकी हाइड्रोथेरेपी उसको एज ए सपोर्टिव थेरेपी या ट्रीटमेंट देंगे। तो क्या होगा वहाँ पे फीवर बाथिंग से क्या होगा, वहाँ पे जो फीवर होगा वो टेम्परेचर होगा बॉडी का वो रिड्यूस होगा, और जो वहाँ पे हम एडिशनल थेरेपी जो दे रहे हैं, वहाँ पे जो हम मेडिकल ट्रीटमेंट उसको दे रहे हैं, उसके अनुसार वहाँ पे जो डिजीज़ होगी वो डिजीज़ भी रिड्यूस हो जाएगी, जिससे उसका इन्फेक्शन का रिस्क भी वहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग उसके कुछ कह सकते हैं प्रिकॉशंस थे जिनको हम प्रॉपरली करके उसके बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे, साथ में उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देके उसके हम मेन काज को भी क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, उसको इरेडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का मतलब हो गया जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, फीवर बाथिंग से बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे और पेशेंट को वहाँ पे रिलीफ फील होगी। ठीक है, तो इसको चलिए हम स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ टेपिड या कोल्ड वाटर। तो टेपिड या कोल्ड वाटर मतलब जो पेशेंट होगा, पेशेंट की बॉडी पर हम टेपिड वाटर या फिर कोल्ड वाटर वहाँ पे अप्लाई करेंगे, बात कराएंगे। ठीक है, क्योंकि जब स्किन जब थेरेप्यूटिक टेम्परेचर के कांटेक्ट में आएगी तो क्या होगा, जो बॉडी और वाटर के बीच में वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस बने रहेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वहाँ पे धीरे धीरे रिड्यूस होगा और हीट क्या होगी वहाँ पे बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो हीट रहेगी हमेशा हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की हो जाती है। तो बॉडी का टेम्परेचर हाई है और वाटर का टेम्परेचर लो है, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की हो जाएगी। ठीक है, और वहाँ पे जो एक्स्ट्रा हीट होगी वो वाटर में ट्रांसफ़र होने लगेगी। सेकेंड है हीट लॉस बाई कंडक्शन, कन्वेक्शन, इवोपरेशन एंड रेडिएशन। तो जो बॉडी की एक्स्ट्रा हीट होती है मेनली 4 मैकेनिज्म के थ्रू वहाँ पे बॉडी से निकलती है। ठीक है, तो हीट जब स्किन हीट के सीधे वहाँ पे वाटर के कांटेक्ट में आएगी तो वाटर हीट को वाटर में ट्रांसफ़र करेगी, तो उसको 4 प्रोसेस के थ्रू वहाँ पे डायरेक्ट हीट ट्रांसफ़र होती है। पहली क्या होगी, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होगा, जो वाटर वहाँ पे क्योंकि यहाँ पे वाटर क्या होगा, हल्का मूवमेंट कर रहा होता है, तो जो हॉट वाटर होगा वो वहाँ पे बॉडी से दूर जाएगा और वहाँ पे ठंडा वाटर आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, वहाँ पे जो वाटर होगा हीट को कंटिन्यूस वहाँ पे दूर ले जाएगा और वहाँ पे कूलिंग वहाँ पे तेज़ी होती रहेगी। सेकेंड है इवोपरेशन की कंडीशन। इवोपरेशन में क्या होता है, जो स्किन पे मौजूद वहाँ पे वाटर्स रहता है वो धीरे धीरे इवोपरेट होता रहता है, क्योंकि वहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है। ठीक है, तो इस कारण से वहाँ से हीट भी ऑब्जर्व होगी और वहाँ पे जो वाटर वेपर के फॉर्म में बना हीट होगी वो वहाँ से स्किन से रिमूव हो जाएगी। इसके अलावा रेडिएशन का प्रोसेस हो गया, बॉडी हीट अपने जो आसपास के वहाँ पे इन्वायरमेंट होगा उसमें हीट को रेडिएट करेगी ठंडे इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो इस टेम्परेचर डिफरेंस होने पर वहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट से भी हीट बॉडी से रिमूव होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, वहाँ पे रिडक्शन इन स्किन एंड कोर बॉडी टेम्परेचर। तो जो धीरे धीरे वहाँ पे स्किन टेम्परेचर और कोर बॉडी टेम्परेचर दोनों को वहाँ पे रिड्यूस होने लगते हैं। क्योंकि सबसे पहले क्या होगी, स्किन वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे ठंडी होगी। इसके बाद क्या होगी, स्किन से के पास से जो वहाँ पे ब्लड भी निकलेगा वो भी क्या हो जाएगा, वहाँ पे कोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो कोल्ड ब्लड होगा ये पूरी बॉडी में वहाँ पे सर्कुलेट करेगा, वहीं से ब्रेन को जाएगा, हार्ट को जाएगा, जितने इंटरनल ऑर्गन्स होंगे वहाँ जाएगा। तो क्या होगा, वहाँ का भी टेम्परेचर रिड्यूस होगा। ठीक है, क्योंकि स्किन कूलिंग से ब्लड कूलिंग होगी, ब्लड कूलिंग से कोर बॉडी टेम्परेचर वहाँ पे रिड्यूस होगा। नेक्स्ट है डिक्रीज्ड मेटाबॉलिक रेट एंड ऑक्सीजन डिमांड। तो जो बॉडी की मेटाबॉलिक रेट होती है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है, वो भी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि फीवर वहाँ पे रिड्यूस हुआ है। फीवर रिड्यूस होगा
तो जो सेल्स की एक्टिविटी होगी वो भी नॉर्मल हो जाएगी। जब सेल्स की एक्टिविटी नॉर्मल होगी तो वहाँ पे एंजाइम रिएक्शन भी स्लो हो जाएगी, एटीपी का प्रोडक्शन स्लो हो जाएगा और वहाँ पे जो हार्ट है, लंग्स है, उसका वर्कलोड वहाँ पे कम हो जाएगा और एनर्जी कंजर्व होगी। ठीक है, तो ये रहता है क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर पे सारी चीज़ें डिपेंडेंट रहती हैं। अगर बॉडी का टेम्परेचर लो हुआ तो वहाँ पे मेटाबॉलिक रेट भी स्लो हो जाएगी और वहाँ पे ऑक्सीजन का कंजप्शन भी स्लो हो जाएगा। ठीक है, और एनर्जी एक्सपेंडिचर भी स्लो हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है इम्प्रूव्स कंफर्ट एंड रिड्यूस्ड फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। तो क्या होगा, जब पेशेंट वहाँ पे कंफर्टेबल फील करेगा क्योंकि बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस हो गया है, क्योंकि उसका फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस भी रिड्यूस हो गया है। ठीक है, इस कारण से उसके जो हेडेक की कंडीशन है या रेस्टलेसनेस होगा, इरिटेबिलिटी जो हो रही थी, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ये सारी चीज़ें नॉर्मल वहाँ पे होने लगेंगी और जो पेशेंट होगा वो रिलैक्स फील होने लगेगा। क्योंकि पहले भी बताए हैं, अगर बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हुआ, हमारे जितने भी सिस्टम हो, चाहे नर्वस सिस्टम हो, चाहे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, उस पर क्या होता है, वहाँ पे स्ट्रेस कम हो जाता है। ठीक है, जब स्ट्रेस कम होगा तो क्या होगा, वहाँ पे बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा और सारी चीज़ें वहाँ पे नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ हाइपर पायरेक्सिया एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस। तो फीवर बाथिंग, हाइपर पायरेक्सिया और उसके साथ होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है मेनली। क्योंकि अगर जो बॉडी टेम्परेचर हो टाइम पर अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो क्या होगा, वहाँ पे जितने भी ऑर्गन्स होंगे उनके डैमेज होने के रिस्क कम होंगे। ठीक है, चाहे ब्रेन डैमेज हो या फिर डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो या फिर कार्डियक स्ट्रेस की कंडीशन हो, ये सारी चीज़ें वहाँ पे रिड्यूस होने लगती हैं। ठीक है, डिलीरियम की कंडीशन भी रिड्यूस होती है और वहाँ पे जो रिकवरी होगी फास्ट होगी। क्योंकि अर्ली टेम्परेचर कंट्रोल से क्या होगा, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स होंगे वो वहाँ पे प्रोटेक्ट रहेंगे और जो बॉडी की होम्योस्टेसिस होती है वो मेंटेन रहती है। जब बॉडी की होम्योस्टेसिस मेंटेन रहेगी तो बॉडी वहाँ पे जो एनर्जी का कंजर्वेशन होगा, सारी चीज़ें वहाँ पे नॉर्मल रहेंगी। ओके, तो यहाँ पे ये आपका टॉपिक होता है ख़त्म। नेक्स्ट हाइड्रोथेरेपी टेक्निक्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और हाँ, इसके कुछ क्वेश्चंस अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं। जैसे फीवर बाथिंग का मेनली पर्पज़ क्या होता है, तो हाई फीवर को रिड्यूस करना हो गया। फीवर बाथिंग को और किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एंटीपायरेटिक बाथ कह सकते हैं, कूलिंग बाथ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग होते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। जो हीट ट्रांसफ़र की मैकेनिज्म होती है, किसके थ्रू होता है हीट ट्रांसफ़र होता है, तो 4 प्रोसेस बताए थे मेनली। क्या रहता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, इवेपोरेशन और रेडिएशन। ये 4 प्रोसेस होते हैं जिनके थ्रू बॉडी का टेम्परेचर वहाँ पे रिड्यूस होता है। ठीक है, तो और इसमें जैसे पूछा जाता है, जो बताए थे अलग अलग बात बताए थे, टेपिड बात हो गया, कोल्ड बात हो गया, कूल बात हो गया। तो इसमें टेम्परेचर कितना कितना रखते हैं, तो टेपिड बात में बताया था 32 से 35 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। कोल्ड बात में कितना रखते हैं, तो टेम्परेचर कितना रखते हैं, 27 से 32 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं। और जो लास्ट कूल बात के अलावा कोल्ड बात हो गया, कोल्ड बात को जिसको ब्रांड बात कहते हैं, ब्रांड बात में टेम्परेचर हम 18 to 20 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। तो ये अलग अलग टेम्परेचर रखते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा ब्रांड बात का यूज कब किया जाता है, तो ये मेनली जो बहुत ज़्यादा सीवियर हाइपर पायरेक्सिया की कंडीशन होगी तो उस कंडीशन में यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस रहते हैं। फीवर बाथिंग का हार्ट रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेस्पिरेटरी रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, ऑक्सीजन डिमांड पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मेटाबॉलिक रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जितनी होंगी वो क्या होंगी, अगर फीवर बाथिंग देते हैं, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होता है, तो जितनी भी हम चाहे वो हार्ट रेट हो, रेस्पिरेटरी रेट हो, ऑक्सीजन का डिमांड हो, मेटाबॉलिक रेट हो, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाती हैं। ठीक है, और इसमें बॉडी टेम्परेचर का भी मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन से जो हम टेम्परेचर दे रहे हैं, किस में कितना टेम्परेचर, कितने डिग्री सेल्सियस लगेंगे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। ठीक है, कौन सी सीवियर कार्डियक डिजीज़ होगी जिसमें हम फीवर बाथिंग नहीं देंगे। ठीक है, और क्यों नहीं दिया जाता है, सीवियर कार्डियक डिजीज़ अगर है तो क्या होगा, वहाँ पे स्ट्रेस, अगर कार्डियक स्ट्रेस क्योंकि वहाँ पे बढ़ जाएगा, अगर कार्डियक स्ट्रेस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे
हार्ट की प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, तो उस कंडीशन में नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। अगर किसी के पेरीफेरल वैस्कुलर डिजीज़ है, फीवर बाथिंग क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वहाँ पे सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि कोल्ड वाटर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इस कारण से वहाँ पे नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे अलग अलग क्वेश्चंस को हम अप्लाई कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टेक्निक्स।